Good afternoon, sir. Good Good afternoon, beta. afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Good afternoon, Deepika. चलो स्टार्ट करें. Yes, sir. ओके. हम लोगों ने परसों लास्ट टॉपिक जो शुरू किया हुआ था, लैप्लेस करेक्शन के बाद इफेक्ट शुरू करे थे देखने, है ना, फैक्टर Yes, sir. अफेक्टिंग. तो उसका छोटा सा हिस्सा हमारा रह गया. वैसे तो उस दिन सिर्फ 5 मिनट और मिल जाते तो काम कर लेते, लेकिन कई बच्चों ने कहा गड़बड़ होता है, फिर आधे सुनते हैं आधे भाग जाते हैं, इसलिए मेरे को मजबूरी में छोड़ना पड़ा, नहीं तो उसी दिन कंप्लीट हो गया था ये. चलो कहां तक कर लिया था हमने? आई थिंक टेम्परेचर Sir, तक कर लिया था ना. coefficient of temperature और velocity करवाना है आज. हाँ, टेम्परेचर, वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तक हो गया था, है ना. Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तक हो गया था. ओके ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर. लो भाई स्टार्ट करते हैं. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम लोगों ने उस दिन किया था. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या था कि जो वेलोसिटी है ऑफ साउंड इन एयर वो टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर होना चाहिए. क्या होना चाहिए? स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, वो भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर. कौन सा टेम्परेचर बेटा? The square root of temperature. Square root of temperature. एब्सोल्यूट टेम्परेचर. हाँ बिल्कुल, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T, अगर हम बात करें तो कैपिटल T था. अब उसी का ही एक पार्ट आ जाता है नेक्स्ट, उसी के अंदर ही टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड. टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है, मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि मान लो साउंड की हमने एक वेलोसिटी नोट करी एट 0 डिग्री. ठीक है, क्लियर? 0 डिग्री पे या 0 केल्विन पे ऐसे ले सकते हैं. ठीक,
अब राइज इन टेम्परेचर किया, अब क्या किया, राइज इन टेम्परेचर किया। अब हमने राइज इन टेम्परेचर किया, मान लो पहले 0 डिग्री सेल्सियस था, अब राइज इन टेम्परेचर कर दिया T डिग्री सेल्सियस। अगर T डिग्री सेल्सियस हमने उसको राइज कर दिया, चलो सेल्सियस ही ले लो, ठीक है ना। अब कहां से कहां तक, T डिग्री तक। तो राइज इन टेम्परेचर कितना हुआ, यानी चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, T - 0 इज इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस। यही हुआ ना। तो वेलोसिटी अभी अभी हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब 0 पे वेलोसिटी मैं कहता हूं v0 थी और T डिग्री पे वो बन गई vt। तो जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट, टेम्परेचर हम बात कर रहे हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी वो होता है अल्फा से, उसको डिनोट करते हैं। किससे करते हैं बेटा, अल्फा से डिनोट करते हैं। एंड इट इज इक्वल टू, किसके इक्वल टू होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज कैसे निकालोगे, vt - v0, चेंज इन वेलोसिटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। चेंज इन वेलोसिटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, यानी कि कितना चेंज आता है वेलोसिटी में पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर करने पर। अगर 1 डिग्री आप राइज करते हो टेम्परेचर, तो कितना चेंज आता है वेलोसिटी में, दैट विल बी अल्फा, वो अल्फा होगा। उसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर या गैसेस। बोलो क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। एक बार फिर से ये समझाना सर। ठीक है, यानी कि सीधी सी बात, अल्फा हम बात करेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अब हम लोगों ने यही फाइंड करना है, ठीक है। तो वो फाइंड शुरू से करेंगे कैसे, देखो अब हमें पता है V प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T होता है, तो उसी हिसाब से चलेंगे। अब हम लेट कर लेते हैं सेम वही बात कि इफ V0 इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी। V0 क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, नोट भी करते रहेंगे सब बच्चे साथ साथ। V0 क्या बन गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने लेट कर लिया, V0 इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। वो हमें पता है वैसे कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड, एट एनटीपी लेते हैं ना। दूसरा VT कितना हो गया, VT हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड एट T डिग्री। बोलो क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। एंड वी हैव टू फाइंड नाउ VT - V0 अपॉन में T। ये फॉर्मूला मुझे निकालना है, अल्फा की वैल्यू मुझे बेसिकली फाइंड करनी है। तो इसका टारगेट अलग से रखना, ये खोपचे में वैसे ही लिख दिया मैंने, टॉपिक के अंदर नहीं चलेगा, ठीक है। ये तो जब आपने टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जब आप स्टार्ट करेंगे टॉपिक, तो शुरुआत में वो डेफिनेशन लिखनी है और ये फॉर्मूला लिख देना, अल्फा इज इक्वल टू VT - V0 अपॉन T। T क्या होता है, राइज इन टेम्परेचर, जितना भी राइज इन टेम्परेचर हुआ। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं, इसको निकालना शुरू करते हैं। अब हमें पता है कि अभी अभी मैंने लिखा कि जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, है ना। यस सर। ठीक है, तो इस हिसाब से अब हम अगर यहां पर रेशियो निकालें VT बाय V0, तो वो क्या बन जाएगा, T बाय T0 लिख देते हैं, कैपिटल T बाय T0। ठीक है, अब इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा T और ये बन जाएगा 273 प्लस 0 अंडर द रूट। बोलो यहां तक क्लियर? T बाय T0 होता है, T को हम लोगों ने चेंज कर दिया तो बन गया 273 प्लस T, जो सेल्सियस में था
और ऐसे ही नीचे वो 0 डिग्री सेल्सियस था तो 273 प्लस 0 आ गया। सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके क्या मिला मुझे, VT बाय V नॉट इज इक्वल टू 273 प्लस T अपॉन 273। यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या सॉल्व करके बनेगा, 1 प्लस T बाय 273 और पावर में 1/2 लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. अब बाइनोमियली इसको एक्सपेंड करेंगे, बाय बाइनोमियली वही पावर इसके आगे आ जाएगा तो बन जाएगा VT बाय V नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 T अपॉन 273। दैट विल बी T अपॉन 546। मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे तो ये 546 बन जाएगा। बोलो क्लियर है? सिर्फ वही पावर आगे ले आए, कांस्टेंट टर्म से अगले वाली में पावर आगे आ गई, जैसे याद होगा ग्रेविटेशन में भी किया था एक बार। तो 1/2 आ गया, T बाय 273 था, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, 546 बन गया। बोलो क्लियर है? सर ये बाइनोमियली समझा दो कैसे हुआ। कुछ नहीं करना बेटा, आपने इसको सॉल्व नहीं करना, कुछ नहीं करना। हम हायर डिग्रीज को छोड़कर फर्स्ट डिग्री के बाद जब ये आता था, ये कांस्टेंट टर्म के बाद ये 1/2 बस इसके आगे मल्टीप्लाई में लग जाएगा। जैसी पावर होती है वो एज इट इज लग जाएगी। 1/2 है तो 1/2, माइनस 1/2 है तो माइनस 1/2। फिलहाल यहाँ 1/2 था तो हमने 1/2 लगाना है। और इसमें तुम्हें कुछ नहीं सॉल्व करके दिखाना बाइनोमियली, सिर्फ लिखने के लिए होता है ये। कांस्टेंट से नहीं करना ना ना नहीं होता बेटा। कांस्टेंट फर्स्ट टर्म तो वैसी ही कांस्टेंट ही रहती है, वो तो वैसी ही रहेगी। ठीक है, क्लियर? तो बस ये एक स्टेप याद रखना है, समझ लो। तो ये आ गया T बाय 546। बोलो यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके, अब देखो, अब मैं इसका बीच का हिस्सा खत्म कर रहा हूं ताकि यहीं से तुम्हें समझ आ जाए। तो मैं यहां पर करता हूं T बाय 546। 1 प्लस में चलेगा ना? हाँ 1 प्लस। अब क्या होगा, मैं इस 1 को इधर ले आता हूं तो माइनस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा VT बाय V नॉट माइनस 1 T बाय 546। एलसीएम उलसीएम ले लो, क्या बन गया, VT माइनस V नॉट। देखो आ गया VT माइनस V नॉट अपॉन का V नॉट इज इक्वल टू T अपॉन 546। T को नीचे ले जाओ, V नॉट को ऊपर ले जाओ। VT माइनस V नॉट अपॉन का T, क्योंकि वो अल्फा बनाना था, ये बन गया V नॉट अपॉन 546। और VT बाय V नॉट, ये VT माइनस V नॉट अपॉन T क्या होता है, अल्फा। और ये वैल्यू लगाएंगे आप 332 अपॉन 546, तो ये राउंड अबाउट 6 पॉइंट नहीं होता, 0.608 के करीब आ जाता है मीटर पर सेकंड और पर डिग्री सेल्सियस। सर एक बार सेकंड लास्ट से दोबारा बताना यही। हाँ मैं करवा देता हूँ बेटा। हाँ कोई नहीं, एक मिनट ले। देखो क्या करा, यहां तक तो सबको क्लियर हो गया। एक मिनट, ये बीच में लाइन खींच दूं, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगी। सर एक बार वो अल्फा का वाला कॉन्सेप्ट बताना। हाँ बताता हूँ। ये यहां तक आ गया बेटा। अब देखो मुझे अल्फा बनाना था तो मैंने क्या करा, इस 1 को इधर लेके आ गया। पहले ये समझ लो फिर मैं समझाता हूं सारा। 1 को इधर लेकर आ गए, तो 1 को जब इधर लेकर आए तो ये माइनस बन जाएगा। एलसीएम लिया तो VT माइनस V नॉट अपॉन V नॉट आएगा। अब क्या करा, V नॉट को अब, अरे यार, अब क्या किया हम लोगों ने, एक मिनट, हाँ अब क्या किया हम लोगों ने बेटा, V नॉट को तो ऊपर ले गए और T को नीचे ले आए। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। ओके, अब V नॉट की वैल्यू क्या होती है, 332 मीटर पर सेकंड होती है। तो 332 और अपॉन 546 है, ये राउंड अबाउट 0.608 मीटर पर सेकंड आ गया। और ये जो VT माइनस V नॉट अपॉन T है, वो देखो क्या है आपका, अल्फा, दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड।
तो मेरे पास इसका मतलब अल्फा क्या आया कि राउंड अबाउट अगर इसको पूरा करें तो अल्फा क्या बन गया 0.61 मीटर पर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर मैं टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर दूं तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो 0.61 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो जाएगी। इसको कहते हैं अल्फा। अल्फा जो आप पूछ रहे थे, अल्फा क्या है इसका मतलब? अल्फा बेसिकली यही चीज है कि कितनी वेलोसिटी में चेंज आता है कितना टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज करने पर टेम्परेचर में क्या वेलोसिटी में क्या इफेक्ट पड़ता है, कितना इंक्रीज होता है, वो होता है अल्फा। दैट इज अल्फा। तो मुझे अल्फा जो निकाला वो क्या निकाला, वो पता चला राउंड अबाउट कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर राइज करते हो मीडियम का, एयर का, तो 0.61 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इंक्रीमेंट हो जाता है वेलोसिटी ऑफ साउंड का। बोलो क्लियर है? सर वो तो ठीक है, पर मैं पूछ रही थी कि ये अल्फा का फॉर्मूला ये आपने खुद लिखा है या फिर ये था अल्फा इज इक्वल टू वीटी माइनस वी नॉट अपॉन टी? ये बेटा फॉर्मूला होता है। जब अल्फा की आप डेफिनेशन लिखोगे तो डिफाइन में हम यही बोलते हैं, इट इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो मैथमेटिकली यही बनेगा ना बेटा। ओके सर। ठीक है, तो ये बना चेंज इन वेलोसिटी यानी वीटी माइनस वी नॉट पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर यानी कि टी, तो वो आपके पास अल्फा होता है। ओके, तो ये समझ आ गया सबको? हेडिंग क्या थी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है बेटा, सबको क्लियर हो गया? यस सर। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? इफेक्ट पढ़ रहे हैं। याद होगा परसों हम लोगों ने न्यूटन्स फॉर्मूले को अमेंड करके लैप्लेस करेक्शन से हमने एक फॉर्मूला निकाला था कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर होती है वो होती है गामा पी बाय रो अंडर द रूट। याद है? तो उस पे हम लोगों ने अलग अलग इफेक्ट पढ़ रहे हैं। पहले पढ़ा इफेक्ट ऑफ डेंसिटी क्या होता है, फिर हमने पता चला कि इफेक्ट ऑफ डेंसिटी क्या होता है कि स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर हमने दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा? दूसरा पॉइंट पढ़ा कि प्रेशर का क्या रोल है। तो हमने कहा प्रेशर का कोई रोल नहीं है जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तब तक प्रेशर जो है उसका कोई रोल नहीं होता। इट इज इंडिपेंडेंट टू द प्रेशर। ठीक है जी, टिल टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तीसरी चीज क्या पढ़ी? फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से क्या पता चला कि भाई जितना टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उतनी वेलोसिटी भी इंक्रीज होती है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है, वो भी लेकिन स्क्वायर रूट में। उससे आगे उसी का एक पार्ट पढ़ा आज, कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। यहां तक सबको क्लियर है? अब नेक्स्ट इसका पार्ट आता है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है वेलोसिटी ऑफ साउंड पे। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी का इफेक्ट ऐसे तो एज सच कैसे पड़ेगा? तो ह्यूमिडिटी का लिंक किसके साथ होगा? डेंसिटी के साथ होगा। किसके साथ होगा? डेंसिटी। यस, ओके। अगर ज्यादा ह्यूमिड एयर है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज हुई है तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। हाँ, क्योंकि उसके अंदर वो मॉइस्ट एयर बन जाएगी। इसका मतलब वो क्या बन जाएगी? मॉइस्ट एयर बन जाएगी ना। तो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर अगर आ जाएगा तो जो एयर की डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। तो डेंसिटी कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाती है मॉइस्ट एयर की। सर डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है? हाँ जी बेटा। सर वाटर की डेंसिटी तो ज्यादा होती है ना सर? तभी तो बेटा, डेंसिटी आप किसकी देख रहे हो? आप डेंसिटी देख रहे हो एयर की, क्योंकि मीडियम जो है आपका एयर है ना कि वाटर। समझ रहे हो मेरी बात? आप मीडियम की आपने क्या कंपेयर किसको कर रहे हो? आप कर रहे हो कि जब एयर के अंदर वाटर वेपर्स इंक्लूड हो जाते हैं यानी मॉइस्ट एयर हो जाती है तो एयर की डेंसिटी इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए? एयर की।
तो एयर की डिक्रीज होगी, समझ गए हो? सर लेकिन एयर Dry के air पार्टिकल से। के साथ सर लेकिन हाँ। एयर के पार्टिकल के साथ वाटर के पार्टिकल ऐड हो रहे हैं सर, तो फिर डेंसिटी इंक्रीज करना चाहिए। नहीं नहीं, ऐड नहीं हो रहे, उसमें मिक्स हो रहे हैं, नॉट एडिंग। एडिंग कहां से हो रहे हैं? मॉइस्ट एयर का मतलब हो गया कि आपकी प्योरली वो एयर नहीं रहेगी, उसमें कुछ वाटर वेपर्स आ गए, मॉइस्ट एयर बन गई, तो वो ड्राई एयर के मुकाबले ऑब्वियसली क्या होगी, उसकी डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी एयर की। यानी ड्राई एयर की डेंसिटी पूरी होएगी तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी एयर की, अगर मॉइस्ट एयर आएगा तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ये चीज याद रखनी है, ठीक है? प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स जो होते हैं इन द एयर, वो डेंसिटी को रिड्यूस कर देते हैं, एयर की डेंसिटी को रिड्यूस कर रहे हैं। उनकी खुद की डेंसिटी तो ज्यादा होती है, बट वो एयर की डेंसिटी को रिड्यूस कर रहे हैं ड्राई एयर के अकॉर्डिंग। तो बस अब आपको पता ही है डेंसिटी के साथ इसका क्या मिलन है ना, रेसिप्रोकल है। तो इसका मतलब मॉइस्ट एयर, अगर मॉइस्ट एयर की हम डेंसिटी, वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो ड्राई एयर के मुकाबले रेनी डेज के अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ड्राई एयर्स। ओके, ठीक है? तो ये फास्टर हो जाती है ट्रेवल, जो साउंड ट्रेवल जो है वो फास्ट ट्रेवल करता है। रेनी डेज में हम कह देते हैं ना यार साफ सुथरा सा हो गया मौसम, रेनी डेज का मतलब क्या हो गया, हम लोग ये सोचते हैं बिल्कुल साफ सुथरा सा हो गया तो आवाज ज्यादा तेज जा रही है, जबकि उसका रीजन ये भी है, ठीक है? दूसरा, अब लास्ट हम करेंगे इफेक्ट ऑफ विंड वेलोसिटी। ये सबको पता है, मेरे ख्याल से ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि विंड वेलोसिटी का आपको मतलब समझ ही आ गया होगा कि जो एयर है, जिस मीडियम में साउंड ट्रेवल कर रहा है, अगर एयर की खुद की एक वेलोसिटी होगी किसी डायरेक्शन में, तो आपको इतना तो समझ आता ही है कि अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं तुम्हारी तरफ मूव करके और एयर की भी यही डायरेक्शन है, तो मेरी भी तो ज्यादा तेज ट्रेवल करेगी। अगर एयर की डायरेक्शन मेरे से ऑपोजिट है तो ऑब्वियसली उसकी ट्रेवलिंग कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी मेरी साउंड की, ठीक है ना? तो बस ये सिंपल सा विंड वेलोसिटी का इफेक्ट है। तो हम लोग कहते हैं ना ऑपोजिट वाला ले रहे हैं ना सीधा वाला ले रहे हैं, हम कहते हैं कोई एंगल बना रहा है, वो हम ऐसे शो कर देंगे। हम कहते हैं कि मान लो ये आपके पास वेलोसिटी W को ले लिया आप लोगों ने, किसका W ले लिया, विंड की वेलोसिटी को, ठीक है? मेकिंग एंगल थीटा विद साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड FVS। तो ऑब्वियसली इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो बन जाएगा इसी की डायरेक्शन में, क्या बनेगा, cos थीटा VW, हाँ W cos थीटा, सॉरी सीधा लिख दे W cos थीटा, W cos थीटा, और ये बन जाएगा W sin थीटा। तो ऑब्वियसली जो हमारी साउंड की वेलोसिटी से इसका एक कंपोनेंट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो वेलोसिटी इंक्रीज होएगी। तो ये मैंने वैसे तुम्हें ये तो वैसे तो क्लियर है ही है कि अगर डायरेक्टली प्रॉपर हमारी डायरेक्शन में आएगा तो स्पीड इंक्रीज होएगी, ऑपोजिट में आएगा तो डिक्रीज होएगी। मेकिंग एंगल थीटा अगर है तो हमारी साउंड के साथ अगर जो कंपोनेंट है वो उसके अंदर ऑब्वियसली ऐड हो जाता है, ठीक है? यस सर। ठीक है, तो बस इसके अंदर ये चीजें गामा की आपके पास, जब आप इसमें रिटेन इन मेमोरी करके लिखा हुआ बेटा, इसी जैसी ये खत्म होता है ना इफेक्ट ऑफ विंड वेलोसिटी, बुक के अंदर रिटेन इन मेमोरी करके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अच्छे से पढ़ लेना, बड़े अच्छे काम के हैं ये, आपके वैसे बड़े काम आते हैं। जैसे CP/CV गामा फॉर मोनो एटॉमिक गैस के लिए लिखा हुआ है 5/3, डाई एटॉमिक के लिए लिखा हुआ है 7/5 एंड सो ऑन। ये वैसे हम करेंगे भी 9th यूनिट में करते हैं, लेकिन मेन ये चीजें एक दो याद रख लेना, क्या फर्क पड़ता है। क्लियर है? CPC सर हीट कैपेसिटी है ना सर? हाँ जी बेटा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर यानी CP, और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज CV। सर ये तो कट गया था ना सर हीट कैपेसिटी? हाँ फिलहाल तो हमारे नहीं है, लेकिन इसमें तो बेटा जो गामा है, गामा तो उसी के ऊपर होता है ना, CP/CV, उसको तो डिनाई नहीं ना कर सकेंगे बेटा जो फॉर्मूले में है। मैं तो फर्दर तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, इस साल के लिए, इस साल पेपरों पुपरों के लिए इतना नहीं है, लेकिन फर्दर तो पढ़ना ही है ना बेटा। जब सिलेबस रिड्यूस जरूर कर दिया, पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दो चैप्टर मैंने पहले भी बताए, ऑसिलेशन और वेव मोशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर गिने जाते हैं +1 के अंदर। और +1 के साथ साथ
पूरे कंपटीशन लेवल पे जब आप एग्जामिनेशन की बात करें तो उसके अंदर भी बहुत ज्यादा है। 60% आपका +1 का पार्ट आता है, 40% आपका +2 का पार्ट आता है। याद रखना 60-40 का रेशो होता है, 40 +2 एंड 60 +1। तो इसलिए जब भी आप कभी किसी भी कंपटीशन के लिए तैयारी करेंगे या किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो +1 ही ज्यादा प्रिपेयर करवाते हैं। 60% जो कि सिलेबस +1 का ही आता है और उसमें सबसे ज्यादा दारोमदार जो है, बड़ा काफी मेन रोल जो है, वाइटल रोल प्ले करता है आपका ये वाला यूनिट, वेव मोशन प्लस ऑसिलेशन। तो फिर सर वो वाले पेपर भी 11th में ले लेने चाहिए ना, दोबारा 2 घंटा क्यों पढ़ाना? कौन से वाले बेटा? कंपटीशन वाले? हाँ जी। बस वो नहीं ना होता बेटा, कंपटीशन एक्चुअल में +2 के बाद होता है, तो +2 में वो दोनों चीजें इंक्लूड कर देते हैं, फिर क्या करेंगे। चलो जी बढ़िया है। तो बेटा ये आपका जो सिलेबस रिड्यूस होके ये आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है, यानी कि ऑफिशियली ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया। हाँ जी बोलो सर। ये जो आपने कराया एक बार दोबारा बता दो, मेरी स्क्रीन चली गई थी। हाँ मैं सारा ही, अभी मेरे पास टाइम है, मैं सारा ही एक बार को ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरा का पूरा चैप्टर जो मैंने अभी कराया 1-2 दिन में। सुन लो ध्यान से, मेन मोटी मोटी चीजें, ठीक है? सब बच्चे ध्यान से सुन लो बेटा। सबसे पहली चीज हम लोगों ने जो ये चैप्टर शुरू किया वो किया हमने वेव्स, वेव मोशन। सबसे पहला टॉपिक ही हमने किया था वेव मोशन। वेव मोशन क्या होता है मैंने बताया था कि काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस जो ट्रेवल करता है थ्रू द मीडियम फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, फ्रॉम, और क्या कहते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर विदाउट एनी डिस्टर्बिंग, या हम यूं कहें विदाउट एनी मूवमेंट, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। यानी कि पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक खुद नहीं जाते, ठीक है? उनका मोमेंटम और उनकी एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट या फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसको कहते हैं वेव मोशन। जैसे याद होगा मैंने आप लोगों को एग्जांपल समझाया था, पानी के अंदर पत्थर मारो तो कंसेंट्रिक सर्कल्स बन जाते हैं, रिपल्स बन जाती हैं। देखने में तो वो ऐसे लगता है कि पानी ट्रेवल कर रहा है, मीडियम ट्रेवल कर रहा है, बट जब आप उसके ऊपर कोई कागज का टुकड़ा या कोई कॉर्क रख दें किसी एक रिपल पर, तो वो वहीं पर ही टू एंड फ्रो मूव करता रहेगा, आगे ट्रेवल नहीं करेगा। तो इस चीज से हमें प्रैक्टिकली पता चलता है कि हाँ एक्चुअली वेव ट्रेवल कर रही है, यानी डिस्टर्बेंस जो वहां पर हमने क्रिएट करी वो ट्रेवल कर रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट मीडियम जो है वो वहीं का वहीं है, और जो उसके पार्टिकल्स हैं वो भी वहीं के वहीं हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स जो उसके अपनी जगह के हैं वो अपनी जगह पर ही वाइब्रेट कर रहे हैं। ये नहीं है पहले यहाँ वाइब्रेट किया फिर वहां चले गए फिर वहां चले गए, वो अपनी अपनी जगह पर वाइब्रेट करके एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टर्ब करके वो एनर्जी ट्रांसफर होती है एंड मोमेंटम ट्रांसफर होता है। क्लियर है यहां तक सब बच्चों को? यस सर। ओके, फिर हमने कहा था वेव मोशन के 3 टाइप थे, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका सितार, गिटार, तबला, मैं बोल रहा हूं, तुम बोल रहे हो, ये सारी चीजें साउंड जो ट्रेवल कर रही है ये थ्रू द मीडियम ट्रेवल कर रही है, इनको कहते हैं मैकेनिकल्स वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेकंड टाइप थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिनको प्रोपेगेशन की जरूरत के लिए मीडियम नहीं चाहिए, तो उनको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे एक्स रेज हो गई, लाइट वेव्स हो गई, ये सारी आपकी जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। जो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम आज की डेट में चल रहा है वो सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में चल रहा है, ना कि मैकेनिकल वेव्स की फॉर्म में। जो कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है, जो हम सिंपल फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं वो आपका मैकेनिकल वेव होता है। बट आपके टेलीफोन, लैपटॉप, मोबाइल से और ये अपना जितने भी टीवी, लाइव टेलीकास्ट, ये वो जो भी कुछ देखते हैं, ये जितना भी आप कम्युनिकेशन जो सिस्टम जो है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर चलता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लॉन्ग ट्रेवल के लिए यूज किया जाता है सिग्नल्स को भेजने के लिए, जबकि मैकेनिकल वेव ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं कर पाती। ओके ठीक है। दूसरी बात आती है, तीसरी चीज होती है मैटर वेव्स।
मैटर वेव्स क्या होते हैं? जो पार्टिकल्स की वजह से वेव प्रोड्यूस होती है। याद होगा डी ब्रोगली वेव मैंने बताया था इसका सेकंड नेम। तो क्या कहा था? जो वेव है एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल, उनको कहते हैं हम लोग मैटर वेव्स। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी वजह से जो वेव क्रिएट होती है, जब ये ट्रेवल करते हैं तो उनको कहते हैं मैटर वेव्स। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। हमारे सिलेबस में था मैकेनिकल वेव, तो हमने पढ़ा मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स वेव्स वो होती हैं जिसमें पार्टिकल जो है वो अपनी मीन पोजीशन पर ट्रेवल करता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। यानी वेव इस डायरेक्शन में चल रही है, पार्टिकल इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा ऐसे। अगर लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो वो सेम हो जाएगा, वेव भी इसी डायरेक्शन में, पार्टिकल भी ऐसे क्या कर रही है? वाइब्रेट कर रही है टू एंड फ्रो, तो ये बन जाती है लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है जी। क्रेस्ट एंड ट्रफ होता है इसमें ट्रांसवर्स वेव में, और रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन फॉर्म होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव में। बोलो यहां तक सबको क्लियर है? यस यस सर। सर एक चीज पूछनी है। हाँ जी बोलो। सर रेयर फ्रैक्शन की डेफिनेशन आपने लिखवाई थी कि इट इज अ रीजन इन विच पार्टिकल्स आर रेयरफाइड। रेयरफाइड का मतलब क्या होता है? रेयरफाइड का मतलब बिखरे 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 बिखरे, दूर दूर। ओके सर। ठीक है। और दूसरी बात आती है अब आपके पास, ये तो हो गया क्लियर बेटा। फिर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे कि इसके अंदर ये जरूरी रखना कि जो प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स होती हैं वो कुछ चार चीजों पे चलती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनकी। इनर्शिया, इलास्टिसिटी, मिनिमम फ्रिक्शन और आइसोट्रोपिक मीडियम। याद होगा? यस सर। मैंने कहा था नोट्स में लिख भी लेना, अगर इन केस नोट्स में नहीं होंगे तो नोट्स में वो लिख लेना अच्छे से। आइसोट्रोपिक ठीक है, ये चार। आइसोट्रोपिक मीडियम तो खैर रेयर होते हैं। मेन तो जब आपको कंपटीशन में भी करवाएंगे सिर्फ दो ही चीजें करवाएंगे, एक इनर्शिया और एक इलास्टिसिटी। मेन तो दो ही चलता है, क्योंकि जो प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स होती हैं कोई भी, वो बेसिकली इनर्शिया और इलास्टिसिटी पे चलती हैं। ये तो हम वैसे एक कंडीशन ले लेते हैं, मिनिमम फ्रिक्शन और आइसोट्रोपिक मीडियम। आइसोट्रोपिक मीडियम मैंने बताया था which have in all direction same velocity of sound या same velocity of air या medium। तो उस मीडियम को कहते हैं कि सारी जगह चारों तरफ एक जैसी वेलोसिटी अगर होगी वो आइसोट्रोपिक मीडियम कहलाएगा, ताकि उसके अंदर इजीली ट्रेवल कर जाते हैं वेव्स। कोई भी प्रोपेगेशन है वो इजी हो जाती है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। मिनिमम फ्रिक्शन होना चाहिए, जितना मिनिमम फ्रिक्शन होगा उतना इजीली ट्रेवल करेगा, उतना एनर्जी लॉस कम होएगी, तो वेव दूर तक ट्रेवल करेगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? क्योंकि वेव बेसिकली क्या है? एनर्जी ट्रांसफर ही तो है, मोमेंटम ट्रांसफर ही तो है, तो इसीलिए हम उसकी कंडीशन लेते हैं। बट आपने हमेशा जब भी कभी आपसे डायरेक्टली फटाफट से पूछा जाए तो आपने दो चीजें हमेशा अपनी जुबान पे रखनी है, एक इनर्शिया और एक इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। ठीक है। फिर आता था हमारे पास, इसके बाद क्या किया था हमने? हाँ, वेव फंक्शन किया था आई थिंक। तो वेव फंक्शन क्या होता है? वेव फंक्शन वही होता है मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन किसकी? वेव मोशन की। उसको अगर मैथमेटिकल डिस्क्राइब करें तो वो वेव फंक्शंस कहलाते हैं। वो फंक्शंस जो मैथमेटिकली वेव को रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम वेव फंक्शंस बोलते हैं। हमने बताया था y(xt) करके जो शुरू करवाया था, तो याद होगा उसके ऊपर मैंने सिंपल प्रोग्रेसिव वेव करवाई थी आप लोगों को। ठीक है ना? सिंपल प्रोग्रेसिव वेव क्या थी अगर याद हो तो? सिंपल प्रोग्रेसिव वेव थी, मैं फिर थोड़ा सा हल्का सा समझा देता हूं। सिंपल प्रोग्रेसिव वेव यही थी ना कि अगर मान लो एक पार्टिकल यहां पर ओरिजिन से स्टार्ट हुआ ट्रेवल करना, ऑसिलेट करना, तो y(xt) की जगह क्या हो जाएगा? क्योंकि उसका यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है ही नहीं, तो वो बन जाएगा a sin ωt। a sin भी लिख सकते हो, आई थिंक मैंने आपको r sin से करवाया हुआ है, तो r sin भी लिख सकते हो। r इज द एम्पलीट्यूड। हाँ, तो जो मर्जी लिख सकते हो, तो r इज द एम्पलीट्यूड। ओके। अब मैं कहता हूं जो नेक्स्ट पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ वो उन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट गैप था वो x था, तो नाउ y 0t की जगह क्या बन जाएगा? अगले वाले के लिए xt बन जाएगा। अब मैं मान के चलता हूं इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो phi है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे ट्रेवल करेगा, तो दो वेव्स हैं, इन दो के वेव्स के बीच में कुछ फेज डिफरेंस तो होगा, वो हम लोगों ने लेट कर लिया phi।
तो इसका मतलब ये क्या बनेगा हमने यहाँ आर साइन ओमेगा टी माइनस का फाई। -5 ठीक, फिर मैंने आप लोगों को फाई की वैल्यू बताई थी 2 पाई बाई लैम्डा होती है इनटू में एक्स, इनटू में पाथ डिफरेंस, जिसको हम एक्स, यहां पर एक्स है तो एक्स लिख सकते हैं, वैसे पाथ डिफरेंस को भी एक्स ही लिखते हैं, ठीक है ना। 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। ये कहां से आया था 2 पाई बाई लैम्डा? हम कहते हैं जब ये एक चक्कर पूरा लगा के दोबारा क्रेस्ट पर आता है, क्रेस्ट टू क्रेस्ट, जो लैम्डा कवर होता है वो 2 पाई रेडियन में कवर करता है, तो एक कितने में करेगा 2 पाई बाई लैम्डा में करेगा, तो एक्स डिस्टेंस कितने में करेगा तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स हो जाता है, दैट इज 5। बोलो सबको क्लियर है यहां तक? यस सर। यस बस अब यहां पर वैल्यू लगाई थी हम लोगों ने, अब इसकी दो कंडीशन बन जाती हैं, देखो मैं समझाता हूं। एक तो मैं डायरेक्टली बता देता हूं, साइन ओमेगा टी और फाई की जगह अगर मैं लिख दूंगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। अब 2 पाई बाई लैम्डा को मैंने आप लोगों को के लिखवाया था, के इज प्रोपेगेशन कांस्टेंट, इसको 2 पाई बाई लैम्डा को कहते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ठीक है जी। तो प्रोपेगेशन कांस्टेंट, इसको अगर के लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, आर साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। और ये देखो माइनस का कब बना, जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वेव ट्रेवल कर रही है, अगर नेगेटिव में करेगी तो वो प्लस का के एक्स बनेगा, तो इसलिए ओवरऑल पूरा हम कैसे लिख देते हैं, प्लस माइनस के एक्स लिख देते हैं। बोलो यहां तक क्लियर है? ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। हाँ, प्लस माइनस इसलिए है, माइनस तब जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाए, प्लस तब जब वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में आए, ठीक है ना। अच्छा, एक तरीका और बताया था, इस ओमेगा को भी खोल दो। अब यहां पर मैं इस ओमेगा को खोल देता हूं, नीचे दिखा देता हूं, ये एक मिनट, ऐसे दिख रहा है ना सबको? तो ये मैं कहता हूं आर साइन ओमेगा की जगह लिखते हैं 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी 2 पाई बाय लैम्डा इंटू में एक्स। अब मैं इन दोनों में से 2 पाई बाय लैम्डा क्या निकाल दूं अगर कॉमन, तो क्या बनेगा, आर साइन 2 पाई बाय लैम्डा कॉमन निकल गया, अंदर क्या बच गया, यहां पर लैम्डा बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, और यहां बच गया अकेला एक्स। लैम्डा बाय कैपिटल टी क्या होता है, वो अब ऊपर आ जाओ, हाँ, लैम्डा बाय टी होता है वेलोसिटी, तो ये बन गया वी टी माइनस का एक्स। माइनस तब बना क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, कंप्लीटली हम प्लस माइनस एक्स लिखते हैं, 2 पाई बाय लैम्डा बाहर और आर साइन। तो ये आपके पास एक और आपके पास इक्वेशन बनती है। तो ये दो तरह की इक्वेशन है, इसको हार्मोनिक वेव फंक्शन बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, हार्मोनिक वेव फंक्शन, हार्मोनिक वेव फंक्शन। वैसे जो मैंने नोट्स दिए हुए हैं उसमें बहुत अच्छे से क्लियर कर रखी हैं सारी चीजें, और ये प्लेन प्रोग्रेसिव है, नोट्स के अंदर प्रॉपर वे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास ये सारी चीजें थी। फिर कुछ डेफिनेशंस तो आपको आनी चाहिए, ये सारी हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, हाँ एक आप लोगों ने करनी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन, देखना नोट्स में दे रखा है मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। नो सर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन नहीं, पक्का ऐसा कुछ नहीं है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, इसको पढ़ लेना, पढ़ के समझ आ जाएगा, कुछ नहीं है, कुछ पॉइंट्स हैं वो पढ़ने वाले हैं बेटा। अब कुछ ऐसी चीजें जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने लगा हूं वो ध्यान से सुनना। साउंड वेव्स, साउंड वेव की बात करें तो ये तो अब याद ही हो गया आप लोगों को कि जो बेसिक साउंड वेव होती है यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है वो कितनी होती है, दैट इज 332 मीटर पर सेकेंड, विच इज अबाउट 1200 किलोमीटर पर आवर। ओके, यस सर। ठीक है। और दूसरी चीज जो हमारे लिए, हाँ अब हमारे लिए जो ऑडिबल रेंज होती है वो भी आप लोगों ने याद होगा 9th क्लास में बचपन में पढ़ रखी है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, या किलो हर्ट्ज भी कहते हैं उसको, है ना। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 या 20 किलो हर्ट्ज कह सकते हैं उसको, 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज एक ही बात है, तक ऑडिबल रेंज होती है। बोलो यहां तक समझ आई, आती है, सबको पता है? यस सर। ओके, अगर 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी हो जाती है तो उसको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। ओके, उसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक। और अगर 20 हर्ट्ज से नीचे हो जाए, 20 हर्ट्ज जहां से स्टार्ट होती है, तो उसको कहते हैं इंफ्रासोनिक। उसको क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक। ठीक है, अल्ट्रासोनिक जो 20,000 से ऊपर हो जाता है, इंफ्रासोनिक जो 20 हर्ट्ज से नीचे होता है। ठीक है, ये दोनों ही इंसानों को नहीं सुनती। हमारी ऑडिबल रेंज 20 हर्ट्ज से शुरू होकर 20 किलो हर्ट्ज तक ही है। इसके ऊपर की भी नहीं सुनती हमें और इससे नीचे की भी नहीं सुनती। ठीक है, इससे ऊपर और नीचे की जो है ये हमारे बर्ड्स वगैरह बड़े आराम से सुन लेते हैं। तभी इन लोगों को ये जो अर्थक्वेक वगैरह आते हैं या कोई और चीजें, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, तो बर्ड्स को बहुत जल्दी पता चल जाते हैं। उसका एक रीजन ये भी है। ठीक है, ओके। यस अरे कहाँ चले गए? हाँ ठीक है। फिर दूसरी बात आती है, जब कोई भी बॉडी अगर आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर दैट जो आपको 332 मीटर पर सेकंड होती है, उससे अगर ज्यादा हो जाए तो उसको सुपरसोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सुपरसोनिक। ओके, यस सर। ठीक है, उसको कहते हैं सुपरसोनिक। जो भी, जैसे हम कहते हैं ना, ये मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल बनाई है, सुपरसोनिक है, तो सुपरसोनिक का मतलब जो हवा की जो स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा ट्रेवल करती है वेलोसिटी से, उसको सुपरसोनिक स्पीड बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखनी है। चलो, बाकी तो मैंने आप लोगों को ट्रांसवर्स वेव और ये हो गया, न्यूटन्स फॉर्मूला मैंने आज ही कवर करवा दिया। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पर ये खत्म हो जाता है चैप्टर भी, और इसके अंदर बस और चीजें पढ़ने वाली आपकी नहीं है। बाकी तो सारा कट गया आपका A to Z। सर जो लास्ट में कराया था वो तो करा दो। कोफिशिएंट वाला बेटा, तो डेजर्ट वाला पता नहीं क्या कराया था। डेजर्ट वाला लास्ट में वो चीज बना रखी थी, कोस थीटा साइन थीटा। अच्छा, वो बेटा विंड वेलोसिटी वाला है। लास्ट वाला कह रहा है जो, वो ये है कि विंड वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड के साथ ऐड हो जाता है। कुछ भी नहीं था। हम कहते हैं कि मान लो हमारी वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो इस डायरेक्शन में चल रही है vs। अब हम कहते हैं विंड की वेलोसिटी ये डायरेक्शन में चल रही है w, मेकिंग एंगल थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे बच्चे, एक तो w साइन थीटा और एक क्या बनेगा? w cos थीटा। तो ये जो w cos थीटा यानी कि जो विंड वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है, वो वेलोसिटी ऑफ साउंड में क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है अगर उसी की डायरेक्शन में मीडियम भी ट्रेवल करे। तो ये तो पता ही है हमें, तो बस वही चीज है बेटा। ओके, ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पर 11 चैप्टर तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से 11 चैप्टर चल रहा है। यस सर। तो ये खत्म हो गया तुम्हारा 11th वाला भी। कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, 8th यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज थर्मोडायनामिक्स। 2 चैप्टर ही रह गए बस। हमारा सिलेबस खत्म। बस बेटा अब स्पीड पकड़वा रहा हूं, तभी तो कह रहा हूं कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनामिक्स। कितने रह ठीक है, गए? बस खत्म ही हो गया ना। वैसे एक थर्मोडायनामिक्स रह गया, और जो 9th यूनिट है उसमें तो मुश्किल से हार्डली 2-3 टॉपिक्स करवाने वाले हैं। वैसे तो कट ही गया तकरीबन, कई स्कूल तो करवा ही नहीं रहे, लेकिन फिर भी मैं करवा दूंगा। कई स्कूलों ने करवा भी रखा होगा, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा होता है 9th वाला, बिहेवियर ऑफ गैसेस वाला एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नाम है चैप्टर का। तो किसी स्कूल में तो कंप्लीट करवा रखा होता है, कईयों में सिर्फ 1-2 टॉपिक करवाते हैं, कईयों में पूरा चैप्टर ही स्किप करवा देते हैं। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स तो उसमें भी था, केमिस्ट्री में। हाँ, थर्मोडायनामिक्स में से भी एक्चुअल में जो मेन 2-3 टॉपिक बड़े वाले थे ना, वो कट गए हैं, तो जल्दी हो जाएगा वो भी। पर वो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, पर हो जाएगा वो भी, ज्यादा नहीं है। सर ठीक है, हाँ जी बेटा। सर पहले नोट सेंड कर देना। हाँ बेटा, मेरे पास एक्चुअल में मैंने नोट्स किसी से मंगवा लिए थे,
वो मैं आज सेंड करने भी वाला था, फिर मैं रुक गया, तो शाम तक सेंड हो जाएंगे बेटा। ओके सर। हाँ, वो पीडीएफ फाइल बनी पड़ी है, उसमें फोटो खींचने का चक्कर नहीं है, किसी बच्चे ने मुझे सेंड कर दिए थे, ठीक है ना, तो वो मैं देख के ना तुम्हें भेज दूंगा डायरेक्ट, बस वो भेजने ही है डायरेक्ट, ठीक है, तो ताकि आराम से वो उतार लेना फिर। चलो ओके, बाय बाय। अब ये चैप्टर, अभी पेपर चल रहे हैं अभी तुम्हारे लोगों के, या अभी हो गए खत्म? नहीं सर, खत्म हुए। खत्म हो गए ना, चलो ठीक है फिर। अब 23 को खत्म है सर। बस ठीक है, मतलब और 1-2 दिन में खत्म हो जाएंगे कहने का, तो ठीक है। यस सर। ओके, फिर तो ठीक है, चलो कोशिश करेंगे दिसंबर फर्स्ट वीक, दिसंबर तो चल ही रहा है, सॉरी जनवरी फर्स्ट वीक में हम शायद सिलेबस निबेड़ देंगे, फर्स्ट वीक में। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। ओके बेटा, सर थैंक यू सर। हाँ जी बेटा। सर कोई यूनिट बता दो जिसके न्यूमेरिकल्स करके रख लें, आप डाउट्स ले लोगे।